करीब 13 घंटे से पूछताछ के बाद आखिरकार आईएएस रामविलास को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विजिलेंस अधिकारियों ने रामविलास यादव से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके दस्तावेज का सत्यापन किया गया और करीब 100 से अधिक सवाल किए गए। कुछ पर यादव चुप्पी साध गए तो कुछ पर टीम को इधर उधर की बातों में उलझाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने 2.5 साल पहले जांच शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे विजिलेंस के सामने नहीं आए। विजिलेंस ने उनसे दफ्तर में ही पूछताछ करने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर आईएएस रामविलास यादव दोपहर करीब 1 बजे कारगिल स्थित विजिलेंस निदेशालय पहुंचे थे। यहां रामविलास यादव से पूछताछ शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में करीब 6 अधिकारी शामिल रहे, जिन्होंने रामविलास यादव से 13 घंटे तक पूछताछ की। रामविलास यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसे लेकर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस ने बीते साल सितंबर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें आकलन था कि रामविलास यादव के पास उनके ज्ञात आय के स्रोत से 547% अधिक संपत्तियां हैं। मुकदमे के बाद विजिलेंस ने उनके लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून स्थित आवासों पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामविलास यादव हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन रामविलास यादव को वहां से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद विजिलेंस ने शिकंजा कसा और रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दें देहरादून से। आईएएस रामविलास यादव को आज विजिलेंस कोर्ट में पेश करने वाली है। कल देर रात गिरफ्तार किए गए थे रामविलास यादव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में पेश करेगी विजिलेंस की टीम। कल रात गिरफ्तारी हुई थी, देर रात रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया था और आज देखिए कोर्ट में इनकी पेशी होगी। विजिलेंस कोर्ट में पेशी विजिलेंस की टीम करेगी। लगातार पूछताछ हो रही थी, पूछताछ में संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाए थे और आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। विजिलेंस की टीम कोर्ट में पेश करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी और आज देखिए अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो बढ़ाई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है जिसमें रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और विजिलेंस की टीम आज कोर्ट में पेश करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि कल देर रात गिरफ्तारी हुई है और अब देखिए कोर्ट में पेशी करने के लिए प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, कब तक कोर्ट में विजिलेंस की टीम लेकर पहुंचेगी और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी आज? बिल्कुल जया, देखिए गिरफ्तारी के बाद में 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है और उसी क्रम में जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी कल देर रात 2 बजे कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि एडिशनल एसपी विजिलेंस रेणु लोहानी की ओर से कर दी गई है और पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर विजिलेंस जाँच कर रही थी। तमाम आईएएस जो रामविलास यादव हैं उनके तमाम ठिकानों पर विजिलेंस पूरी तरह से छापेमारी कर रही थी। तो पूरा ये मामला आय से अधिक संपत्ति से जोड़कर देखा जा रहा था और कल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे रामविलास यादव, जहां 13 घंटे की उनसे पूछताछ हुई है और देर रात 2 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में विजिलेंस टीम के द्वारा उनको पेश किया जाएगा, जो उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आखिरकार कोर्ट किस तरीके के निर्णय लेती है उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद में यानी 24 घंटे के अंदर ही जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। बिल्कुल, देखिए अभी 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि देहरादून में विजिलेंस कोर्ट में रामविलास यादव को लाया जाएगा, उनको पेश कराया जाएगा। उसके बाद में किस तरीके के निर्णय कोर्ट के रहते हैं वो तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन ये मानिए कि कल देर रात 13 घंटे उनसे पूछताछ हुई और देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और करीब 200 ऐसे दस्तावेज थे जो रामविलास यादव अपनी संपत्तियों का हवाला देते रहे और अब तमाम जवाब दिया, लेकिन संतोष जवाब बिल्कुल विजिलेंस के जो सवाल थे उनका नहीं मिला।
कोई भी संतोषजनक जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए और अंततः रात 2 बजे उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि एडिशनल एसपी के माध्यम से की गई है। आज उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और जिस तरह से विजिलेंस जांच कर रही थी, लखनऊ से लेकर देहरादून तक तमाम उनके ठिकानों पर छापेमारी की, आय से अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। पूरा मामला फिर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसको लेकर आज रामविलास यादव को देहरादून के विजिलेंस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में आखिरकार रिमांड मिलती है, किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया रहती है, लेकिन कोर्ट का क्या निर्णय रहता है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और रुद्रपुर से अब खबर है। रुद्रपुर के आवास विकास इलाके से एक युवक के अपहरण से सनसनी का माहौल है। बताया ये जा रहा है कि युवक कोचिंग सेंटर चला रहा था। बीती रात कुछ अज्ञात लोग गाड़ी में आए और कोचिंग संचालक का अपहरण कर फरार हो गए। पुलिस कोचिंग संचालक की तलाश अब कर रही है। गाड़ी सवार बदमाशों ने अपहरण किया है। अपहरण की वारदात से हड़कंप की स्थिति है। विकास मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, क्या ये पूरी खबर है और क्या अपडेट है, क्या कुछ अब तक पता चल पाया है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला देर शाम का है, कल का, जब एक कोचिंग संचालक का आवास विकास से अपहरण हो गया और जो कोचिंग के गेट के बाहर से ही उसका कार सवारों ने अपहरण कर लिया था। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस की मदद से, सीसीटीवी कैमरे की मदद से हालांकि उसको देर रात बरामद कर लिया है, लेकिन अब क्या पूरा ये मामला है इसका पुलिस अभी खुलासा करना बाकी है। पुलिस आज खुलासा ऐसा कर सकती है कि आखिर उसका अपहरण क्यों किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें 15 लाख की फिरौती उसके परिजनों से मांगी गई थी और उसके बाद जो है पुलिस एक्टिव हुई और उसको बरामद कर लिया गया है कोचिंग संचालक को। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि कोचिंग संचालक को बरामद सकुशल कर लिया गया है। हालांकि इस मामले का खुलासा पुलिस भी करेगी कि क्या इसमें एंगल था, क्यों कोचिंग संचालक का अपहरण किया गया था। इन तमाम बातों पर एक पीसी करते हुए इसका खुलासा किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अब बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में वो शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। साथ ही आपको बताएं कि उत्तराखंड के विकास को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 2 बड़े कार्यक्रम उनके हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का नामांकन कार्यक्रम जो होगा उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम उनका संभवतः बताया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर चंपावत से है, जहां चंपावत के बनबसा में हादसे के दौरान महिला उप निरीक्षक की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि महिला इंस्पेक्टर कैंटर की चपेट में आ गई थी। घायल हालत में उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो बहुत ही विभत्सकारी है, बहुत ही डराने वाला है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला इंस्पेक्टर को कैसे कैंटर ने टक्कर मारी है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिला इंस्पेक्टर खड़ी है और देखिए वो चेकिंग के लिए रोकती है एक कार को और उतने में कैंटर पीछे से आता है, टक्कर मारता है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है हादसे का वो आपके सामने हमने रखा। विजय लक्ष्मी इनका नाम बताया जा रहा है। ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। संभवतः वो कार में बैठने की कोशिश कर रही है और उसी वक्त कैंटर पीछे से आता है और उसकी चपेट में वो आ जाती हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों के तबादले को लेकर मंत्री रेखा आर्य नाराज हैं। खाद्य आयुक्त ने विभाग के कर्मचारियों के ट्रांसफर क्या किए? धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भड़क उठी हैं। उन्होंने खाद्य आयुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसकी भनक विभाग की मंत्री रेखा आर्या को भी नहीं लगी। लेकिन जब अधिकारियों के तबादले की खबर मंत्री तक पहुंची तो वो भड़क गई। उन्होंने तत्काल तबादला सूची को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। खाद्य आयुक्त सचिन कुर्बे की कार्यशैली से खफा रेखा आर्या ने सीएम धामी को इसकी जानकारी दी। साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को भी नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रेखा आर्या ने खाद्य आयुक्त के ट्रांसफर आदेश को अवैध बताया। रेखा आर्या ने चिट्ठी में लिखा कि ट्रांसफर आदेश जारी करना ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन है।
रेखा आर्या ने खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने साफ साफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, अगले का मनोबल बढ़ सकता है। अधिकारियों के मनमाने रवैये पर रेखा आर्या पहले भी नाराजगी जता चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर अधिकारियों को मनमाने रवैये को लेकर उन्होंने चेताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रेखा आर्या क्यों नाराज है ये तो आपने समझ लिया इस रिपोर्ट के जरिए, लेकिन अभी स्थिति क्या है, अपडेट क्या है, ये बताने के लिए पंकज मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी है? रेखा आर्या की नाराजगी के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए जया, ये बड़ी गंभीर बात है कि एक मंत्री के बिना अनुमोदन के बिना एक अधिकारी तमाम कर्मचारियों के ट्रांसफ़र कर देता है और ये एक्ट उल्लंघन जो एक्ट है, एक्ट का उल्लंघन भी है, ट्रांसफ़र एक्ट का उल्लंघन भी है। इसमें अभी मंत्री आर्य ने कहा है कि सचिन कुर्वे जो आयुक्त खाद्य आपूर्ति हैं उनको विभाग से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री को भी इसकी जानकारी दी है और मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री देहरादून से बाहर हैं, दिल्ली चले गए हैं, तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उनकी आपत्ति है कि 20 तारीख को ट्रांसफ़र किए गए हैं, 20 तारीख के बाद आज 23 तारीख है और 3 दिन तक इस मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और कल उन्होंने एक पत्र लिखकर मुख्य सचिव को भी अवगत कराया है और खाद्य आयुक्त को भी ये कहा है कि आपने जो ट्रांसफ़र किए थे वो नियम विरुद्ध किए हैं, उनको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। निरस्त वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि जो विभागीय मंत्री हैं और विभाग के अधिकारी हैं उनमें आपसी तालमेल ना होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है। इससे पहले भी रेखा आर्या के साथ पूर्ववर्ती सरकार में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। उनके जो विभागीय अधिकारी थे उनके साथ उनका तालमेल नहीं बन रहा था और एक बार फिर खाद्य आपूर्ति विभाग में इस तरह की तालमेल ना बन पाना ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो मंत्री के साथ जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहते या खुद मंत्री भी नहीं चाहती कि वो अधिकारी उनके साथ काम करे। लेकिन इसमें गंभीरता दया देखिए इस बात से देखी जाएगी कि एक अधिकारी बिना मंत्री के अनुमोदन के ट्रांसफ़र कर देता है और मंत्री को उसकी भनक तक नहीं लगती, तो ये गंभीर मामला भी है। इस पर एक संज्ञान भी मुख्यमंत्री को भी लेना होगा और साथ साथ रेखा आर्या ने भी कहा है कि इस पर एक उचित कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर ये कहा सकता है कि अभी भी वो इस बात पर अड़ी हुई हैं कि जो सचिन कुर्वे हैं खाद्य आपूर्ति के आयुक्त हैं उनको विभाग से हटा दिया जाए और इसमें विकास कार्य तो प्रभावित होंगे और साथ साथ तमाम योजनाएं हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब सरकार ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है। जो भी तीर्थयात्री केदारनाथ, हेमकुंड या चंडी देवी की यात्रा के लिए आते हैं उनके लिए अब इन जगहों पर रोपवे बनने जा रहा है। 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। आइए आपको इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हैं। रोपवे योजना को मंजूरी। उत्तराखंड में 3 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली है। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी के लिए रोपवे मंजूर किया गया है। राज्य वन्य जीव बोर्ड की ओर से इसे हरी झंडी मिल गई है। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजे जाएंगे। हमारे यहाँ पर केदारनाथ की रोपवे योजना है, हमारे हेमकुंड साहब की रोपवे योजना है, हम चंडी देवी की रोपवे योजना है और अनेकों योजनाएं, ऐसी अनेकों 34-35 योजनाएं हमारी प्रस्तावित हैं। सभी योजनाओं में तेजी से काम होगा। रोपवे योजना को मंजूरी मिलने के कई फायदे भी हैं। तीर्थयात्री के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से कई फायदे हैं। रोपवे से तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान होगी। केदारनाथ और हेमकुंड की यात्रा दुर्गम है। इन तीर्थ स्थलों पर चढ़ाई काफी लंबी है। ऐसे में रोपवे बनने से तीर्थ यात्रा आसानी से होगी। तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और तीर्थयात्री ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो पर्यटन भी बढ़ेगा। सरकार को भी इससे राजस्व मिलेगा। रोपवे के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। जल्द ही ये योजना धरातल पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं चारधाम यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रा पर अब तक करीब 24 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं, जबकि यात्रा के लिए
34 लाख तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि 30 जून तक ये संख्या और भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि यात्रा सीजन की शुरुआत में ही यात्रियों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। आगे आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ने वाली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस बार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। यात्रा सीजन शुरू होने से लेकर अब तक यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यात्रियों की संख्या में इजाफे से न सिर्फ सरकार उत्साहित है, बल्कि यहाँ चारधाम यात्रा पर तमाम जो व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हैं। उनका साफ कहना है कि इस बार यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो यात्रा नहीं हुई थी उससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ने से यहाँ के पर्यटन पर अच्छा असर पड़ा है। चारधाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु, चारधाम में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं। इस वजह से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सरकार भी यात्रियों की संख्या से खुश है। पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं हो पा रही थी, कोरोना की वजह से यात्रा बंद थी। वहीं सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि चारधाम में आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सभी विभागों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हमारी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हमने जगह जगह आदेश कर दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स की पॉसिबिलिटी है वहाँ जेसीबी तैनात हो ताकि मार्ग खोला जा सके। और पीडब्ल्यूडी में हमने आदेश कर दिया है कि नालियों को साफ़ किया जाए और जगह जगह जहाँ लैंडस्लाइड होते हैं वहाँ पर जेसीबी तैनात हों ताकि मार्ग को तत्काल खोला जाए। माना जा रहा है कि जून महीने के अंत तक यात्रियों की ये संख्या 30 लाख के पार होगी, क्योंकि बरसात के सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में और बड़े स्तर पर इजाफा होगा। वहीं बरसात के सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने हर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा गया है कि वो अति संवेदनशील पॉइंट चिन्हित कर ले जहां पर लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। दूसरी तरफ यात्री भी ये चाह रहे हैं कि बरसात का सीजन शुरू होने से पहले यात्रा कर ली जाए ताकि बरसात के सीजन में जो दिक्कतें आती हैं वो उनको झेलनी ना पड़े। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।